चैप्टर नंबर 10 कंपैरेटिव्स। अभी जो हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेगा उसका मेन सोल मोटिव इज टू रिमेंबर द टॉपिक प्रॉपर्ली। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 को अब हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। जो बेसिक था ये सब था वो अपन ने एक बार कर लिया है। ठीक है, अपने को आइडिया भी है मोटा मोटी इसमें क्या कर रहा है अपन। चैप्टर का नाम देख के अपने को समझ में आ रहा है क्या कि अपन कंपेयर कर रहे हैं क्या द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है ना, अभी तक चैप्टर नंबर 9 तक अपन ने इंडिया को एनालिसिस किया कि उसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसा है, उसका पॉवर्टी का हालत कैसा है, इंफ्रा डेवलपमेंट कैसा है इंडिया में, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है इंडिया में, हम सब कुछ देखा अपन ने। इस चैप्टर में मेनली अपन फोकस कर रहा है, कंपेयर कर रहा है बेसिकली चाइना, पाकिस्तान और इंडिया को। अब एग्जाम में इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है पहले ये समझो। ठीक है, सबसे पहले इसमें कुछ कुछ ब्लॉक हेड टॉपिक्स है जो कि आपको देख के लगेगा कि यार ये तो इंपॉर्टेंट है ही। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक प्रोसेस जो कि चाइना ने यूज किया था, इकोनॉमिक प्रोसेस जो पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, किस तरह से कुछ कुछ टॉपिक्स है जो डिस्कस करेंगे कि चाइना कैसे डेवलपमेंट किया अपना इकोनॉमिकल। ठीक है, उसके बाद में एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं एनालिसिस क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं ये टॉपिक में एक बार के लिए, यहाँ देख रहे हो आप लोग बहुत सारे डेटा दिए हुए। क्या आपको इस सारे डेटा को याद करना है? द आंसर इज नो। इन डेटा को याद नहीं करना, बट आपको इसमें से कोई भी तीन कंट्री का दे के कोई भी इसमें एक पैरामीटर ले लेगा और आपको पूछेगा एनालिसिस करो। इस टाइप का क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड के एग्जाम्स जो हुए होंगे उसमें भी आए होंगे। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से भी आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट से भी पूछ सकता है, बट इस टाइप के एनालिसिस वाले क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछते हैं। क्या करना है आपको? रेफर करना है अपना डेटा को। ऐसा नहीं कि आपने ऊपर लिख दिया कि चाइना का इतना है, इंडिया का इतना है, पाकिस्तान का इतना, खत्म। आपको एनालिसिस करना। जैसे एचडीआई का दिया हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो वो क्या बता रहा है आपका। ठीक है, एचडीआई जो है वो क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा है, क्या होता है, क्या अगर एचडीआई ज्यादा होता है तो इट इज अ फेवरेबल थिंग फॉर द कंट्री। फिर उसके बाद समझाना है कि भैया किसका सबसे ज्यादा है, किसका कम है, किसको वर्क करना है, किसको वर्क नहीं करना है। अगर आपने इसको स्ट्रक्चर तरीके, देखो ये क्वेश्चन बोनस है 3 से 4 मार्क का बोनस क्वेश्चन, इसको आपने प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर तरीके से लिखा फुल मार्क्स मिलेगा। कुछ मिस किया, कुछ छोड़ दिया, वहां पे अच्छे से नहीं लिखा आपने, उसको समझ में नहीं आया, वो आधा आधा या 1 मार्क आराम से काट देगा। यू कैन नॉट इवन क्वेश्चन इट। पहला बार तो पेपर ही देख पाओगे, बट अगर इनकेस आपने मंगवाया भी तो आपको वो आधा 1 मार्क जो काटेगा ना उसमें आपको पता चलेगा क्यों काटा है। बोले लैंग्वेज अच्छा नहीं है, बोले स्ट्रक्चर नहीं है, बोले डेटा नहीं है। तो पूरा डेटा प्रॉपर्ली लिखने का। एनालिसिस का मतलब क्या होता है? डेटा को चिपकाना या उसको एनालाइज करना। एनालाइज करना। ठीक है, इसमें भैया मेरा बहुत हाई फाई इंग्लिश होना चाहिए, द आंसर इज नो। आपको सिर्फ वो कन्वे करना है जो कि उस डेटा को देने की कोशिश किया है, और इसमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना जरूरत है आपका। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं आपको, और लास्ट में ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन बेस्ड डिस्कशंस है जो कि दिए हुए रहेंगे। एंड साथ ही साथ में अगर हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो भी अगर खत्म कर ले, देन द चैप्टर वुड बी कंप्लीटली ओवर। ठीक है, आइए होगा। ठीक है, अब नहीं फॉलो होता, अभी हटा दिया। इंग्लिश तो वही बता रहा है। ठीक है, इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या लिखा हुआ? इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैसे पढ़ोगे आप लोग? एक बार पढ़ोगे फिर खत्म, क्योंकि एक बार से इंट्रोडक्शन बता रहा है चैप्टर का कि क्या है ग्लोबलाइज कल्चर है। आजकल आपसे वैसे तो है नहीं कि मेरा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा क्या हो रहा है। ठीक है, उसको समझ ले तो अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अपने को क्या है एज अ होल सारे कंट्रीज को कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज नाउ द कंट्रीज व्हाट ग्लोबलाइज्ड इन नेचर, एवरी कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, hence the development of every country including our developing countries is important. That is why we are trying to analyze between India, Pakistan and China. ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, हल्का हल्का आपको दोनों कंट्री का हिस्ट्री पता है। पाकिस्तान आप सबको पता ही है, बिफोर इट्स इंडिपेंडेंस क्या था, इंडिया के साथ था। पाकिस्तान डिमांडेड फॉर डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर, एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन एंड डेलिब्रेशन पाकिस्तान वाज मेड अ सेपरेट डेमोक्रेटिक कंट्री। बट प्रॉब्लम क्या, वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत था। इनफैक्ट आपको पता होगा कि कोई भी शायद तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर या कोई ऐसा नहीं होगा जो कि उनके यहाँ पे पूरा टर्म सर्विस दिया होगा। इमरान खान का भी पूरा सर्विस तो थे नहीं। ठीक है, ही वाज आल्सो बीइंग रिमूव्ड इन द मिड ऑफ द टर्म। दैट मींस वहां पे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस बहुत था। आपने कूप सुना है? कूप, मिलिट्री कूप सुना आपलोगों ने? मिलिट्री कूप वर्ड सुना आपने? जहां मिलिट्री जो है जब परेशान हो जाते हैं कि भैया जो डेमोक्रेटिक कंट्री चला रहा है, जो बंदा लीडर है, वो अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, एंड यू कैन सी कि बहुत इश्यूज चल रहा है कोई भी कंट्री में, तो मिलिट्री टेक ओवर कर लेता है। ठीक है, ताकि एक बार के लिए मार्केट में एस्टैब्लिशमेंट हो सके। ठीक है, आपको पता होगा परवेज मुशर्रफ कि उस जब उन्होंने इन्वेट नहीं एक्चुअली जब उन्होंने टेक ओवर किया था तो वो क्या था, एक मिलिट्री रूल था। तो पाकिस्तान हैड
आई गेस 3 मिलिट्री कूप्स अभी तक। इंडिया के अभी तक कोई मिलिट्री कूप हुई नहीं है, ठीक है, बट मिलिट्री जनरली यही करता है कि मिलिट्री एक बार आता है, टेक ओवर कर लेता है पूरा सिस्टम को, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ अब थोड़ा स्टेबलाइज हो गया है, तब मे बी रिएक्शंस करा के वो लोग नया गवर्नमेंट ले आते हैं। बट जब भी मिलिट्री कूप होता है, इट इज नेवर सीन एज अ गुड थिंग इन द इकोनॉमी और अ कंट्री। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो पाकिस्तान ने पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस के थ्रू काफी गए थे। पाकिस्तान काफी बार इंडिया को एज अ पैरामीटर भी मानता है, कई सारे पॉलिसीज जो है इंडिया का फॉलो करता है। इनफैक्ट जितने भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है पाकिस्तान के, वो आप देखोगे बहुत सिमिलर है टू इंडिया, बहुत सिमिलर है। तो इसलिए आपको एक्स्ट्रा कुछ पॉइंट्स याद नहीं करना है व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स याद नहीं करना, इट इज वेरी सिमिलर, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स। ठीक है, चाइना ऑन द अदर हैंड, ठीक है, you know that it is one of the most advanced countries in the world. ठीक है, we will not be even shocked if it undertakes US in the future also, maybe in the 10 years 15 years 20 years, I'll not be shocked, क्योंकि जिस स्पेस और रैपिड एरिया से बढ़ रहा है वो लोग, ठीक है, they cannot be a problem। ठीक है, चाइना के पास में वैसे बोलने में तो इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इट्स अ सोशलिस्ट कंट्री, बट द प्रॉब्लम इज कि हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी जो है हमेशा से क्या किया है, उनको सपोर्ट किया। यार आजकल आप लोगों को ये कॉल्स, ये जो होता है ना फ्रॉड कॉल्स जो होता है, ये आप लोग को ही आ रहा है? हमको कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आ रहा है, सबको ही आ रहा है क्या? कैसे करते तो मेरा फोन तो, ठीक है, बहुत इरिटेट हो रहा है। रेगुलर का कम से कम 10 कॉल आता है मेरे पास में, ठीक है। कर लो, तुम बैठ के कर लो, ठीक है, समझा बात को। और चाइना ऑन दी अदर हैंड, देखो हमें पता है कि वो अपना रूल्स रेगुलेशंस मानता है, एक ही कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि पूरे टाइम रूल करता है। बट द प्रॉब्लम विद चाइना इज दैट कि अगर हम लोग हल्का सा उसका बैकग्राउंड देखें तो चाइना हैज ऑलवेज बीन द मोस्ट अनलकी कंट्री। ठीक है, हर कंट्री ने कहीं ना कहीं उनको दबाया है, फॉरेन ट्रेड बोलो, क्योंकि हमेशा से क्लोज कल्चर था चाइना का। वो नहीं, बिकॉज चाइना इज वेरी रिच इन ऑल वेजिटेशंस, राइट, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी है, उनके पास प्रोडक्शन भी है, तो उनको कोई मतलब नहीं था। बाकी कंट्रीज को क्या मतलब था कि हम लोग इससे ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ये ट्रेड कर लेता है, तो हमारा एक्सपेंशन होगा, बड़ा होगा। चाइना बोलता था कि भैया हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको जो खरीदना है हम लोग के थ्रू खरीदो, बट वो भी हम लोग हर जगह में आप इन्वेट नहीं कर सकते, हम लोग एक सीक्रेट कल्चर है, उसको आप फॉलो, उसको तोड़ो मत। अब इसको हटाने के लिए, इसको कोशिश करने के लिए कई सारे कंट्रीज, ब्रिटेन बोलो, फ्रांस बोलो, यूएस बोलो, सब इन्वेट किया है, सब किसी ना किसी तरीके से प्रॉब्लम किया। जापान ने भी काफी बार लड़ाई की, आपको पता होगा, वन ऑफ द वर्स्ट वॉर्स हुआ था बिटवीन जापान एंड चाइना, ठीक है, जिसमें बहुत ह्यूज मैसेकर हुआ था। इस तरीके से आप लोग अभी कश्मीर फाइल्स देखते हो जो हुआ था, उससे बुरा हालत में भी और हुआ था कहां पे, जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश में इन्वेट किया था, आपको पता होगा, बांग्लादेश का भी हालत बहुत खराब कर दिया था। ठीक है, और सिमिलरली उसी टाइप का बहुत गंदगी जो हुआ था, कब हुआ था, जब जापान और चाइना वॉर में आया था। दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस, कहीं ना आप देना कभी स्पीचेस अगर देंगे ना, वो लोग जो उनके लीडर है, वो अगर कभी स्पीच देते तो आप सुनना, दे ऑलवेज कॉल कि 100 ईयर्स का जो उनके पास ह्यूमिलेशन हुआ था ना, बहुत बार स्पीच में रेफर किया गया, 100 साल तक उन ह्यूमिलेट हुए थे। एंड दैट इज व्हाई उनका माइंडसेट भी वैसा है कि उनको अपना कंट्री को ग्रो करवाना है आगे जाके। क्या है गलत है, क्या सही है, कई सारे टैक्टिक्स गलत है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री through which they are trying to adopt, and we have to accept the fact that they are developing at a very high rate। ठीक है, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, वो अपने को समझने का है। ठीक है, बट द फनी पार्ट इज इंडिया, चाइना या फिर पाकिस्तान, तीनों का अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तीनों का ऑलमोस्ट डेवलपमेंटल स्टेज ना ऑलमोस्ट सेम टाइम में हुआ। डेमोक्रेसी जो है या डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी, ये तीनों सेम टाइम में बने। ठीक है, इस चैप्टर का बेस्ट चीज क्या बताया गया, इसको अपन एम्प्लॉयमेंट चैप्टर अगर आप लोग बोलो, इंफ्रा चैप्टर, देखो एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में अपना एक कूप है, एक मजा है, क्योंकि उसमें ना ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको पता है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है, लेबर फोर्स रेशियो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, भैया इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फॉर्मल सेक्टर होता है, यू गेट एन आइडिया पूरी तरीके से। अगर आपने एक बार रिवाइज किया, एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इंफ्रा से तो क्योंकि बहुत कट गया है, तो बहुत सिंपल सा बात है कि इंफ्रा का मेन में हल्का हल्का पार्ट, फिर मेडिकल वाला पार्ट, हेल्थ इंफ्रा। हेल्थ इंफ्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है, एक बार आपने रीड किया इजी हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 जो है वो आप लोगों को सेल्फ करना, हल्का का आपको पता ही करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, कोई रॉकेट साइंस है। चैप्टर नंबर 10 का बेस्ट पार्ट ये स्टोरी लाइनअप है प्रॉपर, ये पूरा पूरी स्टोरी लाइनअप, तो जिसको स्टोरीज पसंद है उसको चैप्टर नंबर 10 बड़ा मजा आया। जैसे 1 2 3 में अपन स्टोरी किया था ना, तो दिमाग में सेट हो गया था, 10 भी स्टोरी लाइनअप है। तो जब आप रिवाइज करोगे तो आईडी कंपैरेटिवली इन यूनिट नंबर टर्म 1 के हिसाब से इट इज मच मोर स्कोरिंग। मतलब मैं आपको ये आर्टिफिशियली वो नहीं बता रहा हूँ कि आर्टिफिशियली एक बना रहा हूँ आपके लिए, मैप बना रहा हूँ कि आप लोगों के लिए मार्क्स लाना इजी है, बट अगर आप लोग दिमाग से करो और अगर फोकस किया आपने प्रॉपर्ली, तो टर्म 2 में 40 लाना इकोनॉमिक्स में ज्यादा इजी है, बिकॉज यू हैव 2 प्रैक्टिकल चैप्टर्स,
मैक्रो इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड, उसमें कोई आपके पास में वो है ही नहीं कि भैया हमसे याद नहीं होता है या हमको समझ, अगर वो समझ में आ गया तो चैप्टर में आप तोपो, ठीक है। आपको समझ में नहीं है, आप चैप्टर हमेशा डराएगा आपको, ठीक है। तो द मोर यू क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस, अब आप लोग अगर संदीप को लेके इज्जत से, जैसे कल एडी का टेस्ट है, कल एडी का टेस्ट के लिए अगर आप लोग इज्जत से पढ़ के संदीप से सारे क्वेश्चंस वगैरह करके प्रॉपर्ली अगर टेस्ट दोगे ना, एडी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीक तक आपका नेशनल इनकम ले लेगा, तब तक आपका आईडी रिवाइज हो जाएगा, आईडी का टेस्ट ले लूंगा, आपका खत्म हो जाएगा सिलेबस प्रॉपर्ली। बट यू हैव टू टेक, यू सी आई एम गोइंग वेरी प्लान्ड फॉर यू ऑल, बट आप लोग साथ साथ में प्लान में चलते हो नहीं चलते, आप लोग अगर फ्लुक से ले रहे हो कि हाँ ठीक है हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। एंड टेक्निकली यू पीपल शुड डू एडी नाइसली नाउ, बिकॉज आपने यूनिट 1 और यूनिट 2 का टेस्ट ऑलरेडी दे दिया, जिसने भी दिया है, ठीक है। अब अगर आपने नहीं दिया तो आपके लिए नुकसानदायक होगा, क्योंकि यू डोंट हैव एन आइडिया कि अब कैसा क्वेश्चन पूछेगा आपको। तो 1 2 3 जो कल है आपका, उसको लाइव देना एक तो क्लास को, आपको ऑफलाइन अलाउड है, ऑनलाइन अलाउड नहीं है वो, प्रोवाइडेड आप गुवाहाटी के रही हो और गुवाहाटी के बाहर जाने का प्लान भी कर रहे हो तो आज ही लेके जाना, ठीक है। टेस्ट क्या चीज का, गणित का कहाँ है, कहाँ पे है? अभी देखो ऑप्शन नहीं, आई कैन नॉट कंसीडर ऑल द प्रैक्टिकल्स अभी, क्योंकि अगर मैं अभी स्ट्रिक्ट नहीं होगा आपके साथ में तो आपका प्रैक्टिकल्स रहेगा, इसलिए कुछ रहेगा। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि तो आप लोग जेन्युइन रीजंस नहीं दे रहे हो, आप लोग सच्चा रीजंस दे रहे हो, मुझे पता है, बट वी डोंट हैव नो ऑप्शंस, समझ रहे हो। पढ़ना तो पड़ेगा ही, वेटेज क्या रहेगा उसका आइडिया नहीं है। टर्म 2 में जब मौका है अपने पास में अपना, अगर लकीली सबका प्रैक्टिकल अगर ठीक हुआ है, मौका है अपने पास में टर्म 2 अच्छा करने का, तो क्यों ना करे। एटलीस्ट द पीपल हु हैव कम, अब जो लोग नहीं आ रहे उसके तो मैं क्या ही करूं, इतना रेपिटेटिव बार बुला के अगर नहीं आ रहा तो मैं क्या बोलूँ, आप बताओ, ठीक है। बट वो दोज हु हैव कम एंड दोज हु रिग्रेट देयर टर्म 1 मार्क्स, आपके पास में टर्म 2 में मौका है कि आप 40 तो प्रैक्टिकली, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें आपसे 1 मार्क भी लोग टान नहीं सकता है। आप देख के आओगे तो अलग बात है कि आप देख के आगे बढ़िया से परोस के आगे उनको, समझ में आया। तो आपने अगर प्लान तरीके से पढ़ा, इट इज वेरी मच इजी, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ, बट बाकी सब्जेक्ट की अगर हम लोग बात करें जिसका मुझे आइडिया है, ठीक है, जैसे मैं ईपी और अकाउंट्स आपको कमेंट कर सकता हूँ, यू हैव टू स्टडी अ बिट, मैं बता रहा हूँ आपको, एज कंपेयर टू टर्म 1 आई फील इट इज मोर फ्यूजाइल, ठीक है। ज्यादा एलोंगेटेड चैप्टर्स है आपका, चाहे ईपी हो, क्योंकि ईपी में भी खूब पढ़ाई है, ठीक है। चैप्टर नंबर टर्म 1 वाज कंपैरेटिवली वे इजियर इन ईपी। पहला बात तो आपका एमसीक्यूज था, सेकेंडली टॉपिक भी वैसा था। टर्म 2 का तो मैं आपको कल बताया था, चैप्टर नंबर 3 आपको लास्ट मोमेंट तक करना है, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 6 को स्ट्रॉन्ग कर लो आप लोग, चलो का है बता रहा हूँ कि वो स्ट्रेट अवे चैप्टर्स है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर्स है बिल्कुल। चैप्टर 5 तो धीरे धीरे करते रहना है, उसमें ज्यादा घुसना नहीं, इसलिए है क्योंकि वो 5 मार्क का आएगा, और मोस्ट लाइकली यो क्यू या आरओई वाला पार्ट से आ जाएगा तो खत्म ही हो जाएगा, अपना टेंशन ही खत्म। इसलिए यू हैव टू बी स्मार्ट इन योर स्टडी। बीएसटी वगैरह का मुझे सिलेबस का आइडिया टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं है उतना, ठीक है, तो आई विल नॉट कमेंट। इंग्लिश के लिए आई एम ट्राइंग टू कंडक्ट अ डेमो क्लास टुमारो, इफ यू पीपल कंफर्म, एटलीस्ट इफ आई हैव 10 पीपल्स कंफर्मेशन देन आई कैन कंडक्ट अ डेमो क्लास टुमारो, अदरवाइज वो टीचर के लिए डिसरेस्पेक्टफुल हो जाता है कि कोई आया नहीं। कल रिक्वेस्ट की एक बार अगर आपके लिए पॉसिबल है तो कल जो भी टाइम अगर मैं देता हूँ, अगर आप लोग 1 घंटा स्पेयर कर सकते हो तो देख लेना। कोई चैप्टर का एक सजेशन आया था मेरे पास, इंडिगो बोल के, शायद चैप्टर का हेल्प चाहिए क्या आप लोगों को कोई, तो कुछ और बता दो जिसका हेल्प चाहिए, ग्रामर में कुछ चाहिए आप लोगों को, तुमको बता दो खाली, तो उस हिसाब से हमको मैसेज कर दो, मैं उनको भेज दूंगा। कल का टाइमिंग आप लोग अगर कोई क्लासेस है आपका बता दो, ठीक है। टीचर के लिए आई कैन वाउच, ट्राई द क्लास, इसलिए मैं बोल रहा हूँ टीचर के लिए आई कैन वाउच दैट शी इज गुड। आप लोग ट्राई कर लो, इस पे तो कोई हाजिर नहीं है। बाकी अपने दोस्त लोगों को भी बोल देना एक बार आ जाने के लिए, क्या कोई नुकसान नहीं है अपना, फिर आगे वी कैन प्लान इट आउट, ठीक है ना, कि कैसे क्या करना है। टेक अप एन एडवांटेज ना, जब हम लोग ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ करें, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो टेक, उसमें ही उनका हेल्प आप उसके लिए भी ले सकते हो, ठीक है, उनका हेल्प आप उसके लिए भी ले सकते हो, पीएचडी के लिए भी आप ले सकते हो, ठीक है। बहुत जिनका तो क्लासेस कर रहे हैं तो वो तो चलो हो गया आपका, जैसे आप लोग कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बाकी लोग का केस में, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया, आई नो दैट इन दिस, बट इंग्लिश के तो आई फील इट इज एट अ गुड टाइम नाउ, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रहा था कि अभी से अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो प्लीज इज्जत से पढ़ लो, तो मार्क्स आ जाएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। अब पाकिस्तान, इंडिया, चाइना तीनों के बारे में बात करें तो तीनों का डेवलपमेंट पाथ जो है ऑलमोस्ट सेम टाइम में शुरू हुआ था। इंडिया और पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस कब मिला था, 1947, एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जनरली इट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वी कॉल इट चाइना, ठीक है। पीपल्स रिपब्लिक चाइना वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1949। दोनों के अपने फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 में अनाउंस किया था।
पाकिस्तान ने 56 में किया, चाइना ने 1953 में किया, मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में किया। देख रहे हैं आप लोग, इनका इंडिपेंडेंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम में हुआ। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो भी 1951, 1953 और 1956। समझ में आया? तीनों का जो है ऑलमोस्ट पहले शुरू में लास्ट सेक्टर पब्लिक सेक्टर में फोकस किया था। आपको पता होगा शुरू में इंडिया में भी याद है ना कि पब्लिक सेक्टर को ज्यादा फोकस किया था, गवर्नमेंट ने खुद इनिशिएटिव लिया था, फिर धीरे धीरे उन्होंने किसमें शिफ्ट किया, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में। और ग्रोथ रेट भी ऑलमोस्ट 1980 तक सेम था। ट्रस्ट मी, हमेशा एक नया रेवोल्यूशन आता है, उस रेवोल्यूशन आने के चक्कर में जो कंट्री उसको अडॉप्ट कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वो ज्यादा बूम, जिस कंट्री ने अडॉप्ट किया वो आगे बढ़ गया। कंट्रीज लाइक इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया जो लोग बाकी कंट्रीज है उन्होंने उतना फास्ट अडॉप्ट नहीं किया, तो अल्टीमेटली वो थोड़ा पीछे रह गया, बिकॉज वी आर स्टिल फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक टाइम में अपना माइंड था, बट उसके बाद चेंजेस आने लग गया। चेंजेस आया तो तरीके भी चेंज हो गए। उसके बाद क्या, आईटी आया, यूएस ने आईटी अडॉप्ट किया, यूएस आगे बढ़ गया। ऑटोमेशन एआई के ऊपर वर्क कर रहा है, आरएनडी इज द नेक्स्ट फ्यूचर, डेटा इज द मेजर। ऑयल था तो ऑयल में वो लोग राइज किया था। इस तरीके से हर एक कंट्री का अपना अपना एक वो होता है। ठीक है, समझ में आया आपको? चलेगा? एनालिसिस बताओ, देखो सीधा सा बात है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है, हाँ जी, उसमें कुछ ऐसा है नहीं, इसलिए मैंने नहीं लिखा है। देखो रीड करो एक बार, ऐसा कुछ है नहीं, ये देखो सबको पता ही है ना। अपन लोग का प्रोग्रेस जो है इन कंपैरिजन टू चाइना क्या है, कमी है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता ही है कि चाइना जो था वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है चाइना। ठीक है, पहले इसमें आपको पता होगा मिलिट्री रूल, सॉरी मिलिट्री नहीं, किंगशिप था, किंगडम था। ठीक है, किंगशिप था यहाँ पे। उसके बाद में पीपल्स रिपब्लिक चाइना बना, जिसको प्रॉपर्ली चाइना बोलते हैं इन द ईयर 1949। ज्योग्राफी एंड ऑल विल नॉट बी टॉट राइट नाउ बिकॉज इट नॉट मेक एनी सेंस बिफोर द एग्जाम्स। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। नेक्स्ट, इकोनॉमी, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, इसको स्टार मार्क करिए, एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में लिख लीजिए। ठीक है, एक्सपेक्टेड लिख लीजिए ऊपर में। ठीक है, एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा चाइना ने क्या किया ताकि वो इतना आगे बढ़ गए? ठीक है, दैट इज व्हाट वी विल स्टडी। नंबर 1 क्या लिखा हुआ देखिए तो, सब नाम इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखो कैसे क्वेश्चंस पूछता है इसमें से, या तो सारे पॉइंट्स आपको पूछ लेंगे, या तो एक दो पॉइंट बहुत अलग है। जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, क्रिएट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। ये अपने आप में भी 2 से 3 मार्क का प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं। 6 to 6 ID has got a higher weightage ना? हाँ तो higher weightage ही हुआ। Macro is 22 this time. Okay, better. 18 marks of ID, 22 marks of, ठीक है ध्रुव जी? 2 पार्ट। हाँ, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में देखो क्या है, देखो सुनो, इन 1958 एक कैंपेन इनिशिएट किया था माओ जेडोंग ने। ठीक है, उनको ऐसा लगा, जो अभी जैसे उन्होंने कहा ना कि भैया ऐसा कुछ ना कुछ अडॉप्ट करना चाहिए ताकि कंट्री जो आगे बढ़ सके। ग्रेट लीप का मतलब क्या होता है, एक अच्छा खासा ऐसा फॉरवर्ड बढ़ जाना कि आपका कंपटीशन कैचअप ही नहीं कर पाए आपके सामने। समझ में आया? अगर आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहोगे तो आपका डिस्टेंस इतना बढ़ जाएगा कि कंपटीशन टकरे ले ही नहीं पाएगा चीजों को। एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट, ट्रस्ट मी। ठीक है, कि अगर आप इस तरीके से इतना अच्छा लीप ले रहे हो तो अल्टीमेटली आपको ऐसा लगेगा कि यार आप बहुत आगे हो, कंपटीशन पीछे पीछे आपका रह जाएगा, क्योंकि दे आर नॉट मूविंग एट अ फास्टर रेट एज कंपेयर टू योर्स। ठीक है, ये तो नीति है नियम का। जिसने आगे, जो आगे नहीं बढ़ा सही टाइम में, वो पीछे रह गया। 2 साल से तो अपन यही सीखा है कि जो इसने अडॉप्ट किया, जिस बिजनेस ने अडॉप्ट कर लिया, वो अभी के टाइम में अच्छा बिजनेस कर रहा है, और जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किया वो क्या बोलेंगे कि यार अभी तक अपना मार्केट सर्वाइव नहीं कर पाया। तो दे अंडरस्टूड, ये बंदा जो है ना वो समझ गया था कि अपने को चाइना को क्या करना है, मॉडर्नाइज करना है। और ये मॉडर्नाइज कैसे कर पाएगा? उस समय चला था क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसने बोला जो इंसान है ना, सब करो इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैं सब इंडस्ट्रीज में काम करो, सब अपना डेवलपमेंट करो, सब प्रोडक्ट्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ताकि हम इस एरिया में काफी ज्यादा डेवलप हो जाए। अगर आप लोग कभी घूमने का मौका मिले आपको, पहला बात तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री है। ठीक है, अगर आपको कभी बीजिंग वगैरह घूमने मिले जब कोरोना वायरस खत्म हो जाए, तो देखोगे वहां पे आप एक जगह चला जाओ, वहां पे हर एक बच्चा क्लास 6 में हो, 7 में हो, दिस इज व्हाट माय रिलेटिव हैड टोल्ड मी, उनको सब कुछ बनाना आता है। आप सिर्फ उनको सामान दे दो, वो बना देगा कुछ ना कुछ। तो उनका हैंडक्राफ्ट इतना स्ट्रॉन्ग है व्हेन इट कम्स टू मशीन्स दैट दे कैन मेक एनीथिंग। शुरू से ऐसा कंडीशन किया हुआ कि आपको सामान बनाना है, आप चाहे इंजीनियर हो या नहीं हो, आप बॉर्न इंजीनियर बन जाओगे, आपको देंगे खेलने के लिए उसी से।
और अगर कोई चीज का सपना आपको शुरू से क्रिएट कर देता है तो वो कंट्री उस चीज में डेवलप करेगा या नहीं करेगा. इंडिया इज फेमस फॉर व्हाट? इट्स इंजीनियर्स एंड ऑल. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज लाइक ओल्ड स्कूल, ठीक है, वो भी फेमस तो है ही ऑब्वियसली बिकॉज वो हाथ कारागरी बहुत अच्छी है. बट इंडिया अभी मॉडर्न सिचुएशन में अगर हम लोग बोले तो इंडिया के सबसे हाईली एडवांस कंपनी कौन सी चल रही है? टीसीएस. टीसीएस क्या प्रोवाइड कर रहा है? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, आईटी सॉल्यूशंस टू पीपल. ठीक है, ट्रू. ठीक है, 100 बिलियन कंपनी कौन सा है शायद, आई हैव हर्ड, आई डोंट नो अबाउट द रिसर्च अमाउंट. मैंने सुना है कि चाइना का अगर पूरा, सॉरी चाइना नहीं, पाकिस्तान का अगर पूरा जो स्टॉक एक्सचेंज है उन सारे कंपनीज का अगर हम लोग नेटवर्थ निकाले उसका नेटवर्थ टीसीएस से कम है. हाँ, दोनों में. अब तो क्योंकि यूएस पे चला गया ना तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करवा रहा है. तो दैट्स द थिंग. द थिंग इज कि क्यों चला इंडिया में? क्योंकि इंडिया में शुरू से फोकस किसके ऊपर किया? इंजीनियरिंग के ऊपर किया, आईटी के ऊपर किया, मेडिकल के ऊपर किया. एंड वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट एक्सीलेंट पीपल. क्योंकि शुरू से कंडीशन ऐसा होता है, आप कभी बात करना बनना है ना तो ऐसा वो ड्राइव रहता है क्योंकि यार बनना है बनना है बनना है, ये करना है ये करना है, ये डेवलप करेंगे वो डेवलप करेंगे, क्योंकि शुरू से ऐसा कंडीशन किया आपको. अब अगर शुरू से कंडीशन कर रहे हैं कि आपको स्टार्टअप्स खोलना है तो वैसे बन जाओगे आप लोग. नेक्स्ट अभी नहीं बनोगे, 3 साल 4 साल में क्या पता हो जाए कि स्टार्टअप कल्चर सबको प्रमोट कर रहा है. बात सही है या नहीं है? इट कैन हैपन. फिर अपना हर एक इंसान फाइनेंस के ऊपर वर्क करेगा. इट्स ऑल अबाउट हाउ द गवर्नमेंट टेक्स इनटू कंसिडरेशन. समझ में आया? तो ये लोग ने भी यही किया. इन्होंने क्या फोकस किया कि एग्रीरियन इकोनॉमी को, एग्रीरियन इकोनॉमी मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी को क्या करना है आपको? कन्वर्ट करना है किसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन में. बात समझ में आया? तो चैप्टर का दिमाग में कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था उसमें. माओ जेडोंग ने क्या किया था? एग्रीकल्चर इकोनॉमी को कन्वर्ट किया किसमें? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में. ठीक है, इन रूरल एरियाज. देखो सीधा बात है, तो बहुत स्मार्टली देखो एक एक पॉइंट. अगर आप आगे जाके डिसीजन मेकिंग में जाओगे हर एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. देखो आगे देखिए, अगर आप इकोनॉमिक्स में आगे बनते हो, नंबर 1 उसका मेन गोल क्या था? मॉडर्नाइज करना चाइना इकोनॉमी को. नंबर 2 उसने क्या किया? एक ऐसा एरिया को पकड़ा जो उस समय डेवलपमेंट के फेज में था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को फोकस किया. नंबर 3 देखो, कोई भी कंट्री बिना अपना रूरल एरियाज में डेवलप करे पॉसिबल ही नहीं है कि एज अ होल पूरा कंट्री डेवलप कर सके. ठीक है, तो उसने फोकस किसके ऊपर किया? रूरल एरियाज के ऊपर. कम्यून्स बनाया. ठीक है, इसमें क्या हुआ? लोग बस साथ साथ में कलेक्ट कर रहा है, मतलब अलग अलग सबका फील्ड था. उससे बेटर था कि लोग बस साथ साथ में भाई एग्रीकल्चर करो और बाकी लोग जो फ्री हो गया उसके थ्रू वो किस में आ जाओ? इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाओ. क्या ये सक्सेसफुल होता? कोई भी चेंज सक्सेसफुल होता है क्या? बताओ हमको. कोई भी चेंज अगर आता तो शुरुआत में सक्सेसफुल होता है? नहीं. लोगों को लगा भाई ये तो गवर्नमेंट बढ़िया कर रहा है, बढ़िया कर रहा है, सब लोग इंडस्ट्री में चला गया. यहाँ पे एग्रीकल्चर में करने वाला बहुत कम लोग बचा. अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्या होगा? ड्रॉथ वगैरह सिचुएशन, फमाइंस वगैरह सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा. तो ये भी हुआ, हैवॉक क्रिएट हुआ बिकॉज द चेंज वाज वे टू ग्रेजुअल. श्रीलंका ने जो गलती किया, श्रीलंका ने बोला सुनो पूरे वर्ल्ड में पेस्टिसाइड्स फॉलो होता है, फर्टिलाइजर्स फॉलो होता है, हम एक कंट्री को बहुत अच्छा बनाएंगे, हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे कंट्री में इंप्लीमेंट करेंगे. ब्यूटीफुल आइडिया, कितनी अच्छी सोच है कि हमारी जो सॉइल कल्चर है वो खराब हो रही है, सब कुछ खराब हो रही है, हमारे पास अच्छा खाना नहीं आ रहा है, हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे. यू नो इंडिया में कौन सा स्टेट है जो 100% ऑर्गेनिक है? नहीं, सिक्किम. तो सुनो करो, सुना करो, नीचे देख रहा था तो हमको पूछ आया दिया तो. ठीक है, सिक्किम इज द 100% ऑर्गेनिक स्टेट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो उन्होंने बहुत प्लान किया. 2002-3 से उन्होंने शुरू किया और 2016 में जाके या 15-16 में जाके उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारी स्टेट जो है 100% ऑर्गेनिक हो गया. तो एक स्टेट को अगर इतना टाइम लग गया तो एक कंट्री को कितना टाइम लगेगा? ठीक है, तो श्रीलंका ने क्या गलती की? उन्होंने अच्छा पॉलिसी यूज किया, ऐसा नहीं था, बट उनका प्लान नहीं था बिल्कुल भी. राइस में सेल्फ सफिशिएंट थे, ऑर्गेनिक के चक्कर में राइस का प्रोडक्शन भी गिर गया. उल्टा जो राइस जो खुद वो एक्सपोर्ट करते थे वो दूसरा बाहर से उनको मंगाना वाला, फॉरेन रिजर्व पे प्रेशर है, अल्टीमेटली उसका भी इकोनॉमी हालत खराब है. तो कोई भी अगर चेंज लाओ अचानक से बिना प्लानिंग का तो प्रॉब्लम भी हो सकता है. दिस वाज अ ग्रेट लीप फॉरवर्ड. क्या इससे हेल्प हुआ इन द लॉन्ग रन? यस. समझ में आया आपको? नेक्स्ट, ये आपने देखो, आप बोलोगे भैया इसमें कहां अपने काम आएगा? नंबर 2 इज व्हाट मोदी जी आल्सो यूज्ड. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ग्रेट. एग्जैक्टली ये नहीं फॉलो किया क्योंकि अपना मॉडल जो है ना इंडिया का जो पॉलिटिकल मॉडल है वो बहुत हद तक चाइना, रशिया, सिंगापुर से इंस्पायर्ड है. कॉपी नहीं है, हम लोग कॉपी नहीं करते. ठीक है, वी आर इंस्पायर्ड फ्रॉम इट. ठीक है, रशिया ने क्या किया? रशिया के सबसे पावरफुल पर्सन कौन है? व्लादिमीर पुतिन. उन्होंने वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान कैसे हो? सी यू शुड हैव इंटरेस्ट इन ऑल दिस थिंग्स. ट्रस्ट में, अगर आप यूपीएससी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो डजंट रियली मैटर. क्लास खत्म होने वाला है.
बहुत, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट हो या नहीं, शूड नो अबाउट इट, ठीक है। इंटरेस्ट होना चाहिए आपको कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कल्चरल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, हाउ डिड ही बिकम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, व्हाई ही इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन? पावर मतलब कैसे डिफाइन पावर? नहीं पता हमको। हाँ, मीडिया इज अंडर हिज कंट्रोल, आप कुछ बोल के दिखाओ वहां पे, ठीक है। दैट इज द पावर दैट ही हैज बिल्ट। समझ में आया? क्लियर है? अब सुनो क्या हुआ, ग्रेट प्रोलेटारिएट कल्चर जो है उसमें क्या डेवलपमेंट किया कि सबसे पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ द कंट्री जनरली कौन होता है? इन जनरल पब्लिक बता रहा आपको, इज इट द यंग एज पीपल, ओल्ड एज पीपल या मिडिल एज पीपल? यंगेस्ट पीपल, बिकॉज वी कैन एक्चुअली डेलिब्रेट आवर थॉट्स, हमारे पास नेशनल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने आपको अपने कंट्रोल में कर लिया, मैंने आपको अपने मूवमेंट में साथ में घुमा लिया, तो आप सिर्फ अकेले नहीं घूमते हो। हमारे डैड को अगर हमने कुछ बोला तो वो मैक्सिमम कितना लोगों से स्प्रेड करेंगे? 3 से 4 से उससे ज्यादा नहीं करेंगे स्प्रेड। वो हमें कुछ पता चल गया तो हम लोग पूरा समाज को, पूरा सोसाइटी को स्प्रेड करते हैं, ठीक है। तो चाइना ने भी यही किया, कुछ लग रहा है कुछ सिमिलर सा, ठीक है। चाइना ने भी यही किया, दे फॉर्म्ड रेड गार्ड्स बोल के, मतलब क्या है, जैसे हम तो वैसे बोला कि यार ये मेरा आदमी है, ठीक है। अब इस मेरा आदमी को मैंने डिस्टिंक्शन दे दिया, ठीक है, कि स्क्वाड नेम बता दिया कि ये मेरा स्क्वाड है। तो क्या हुआ, एक तो तुम कॉमन कल्चर में आ गया, तुम यंग कल्चर में है, तुमको मैं अलग से नाम भी दे दिया, तुम एकदम आराम से जाएगा कि भाई हम तो रेड गार्ड का आदमी है। और रेड गार्ड को ये बोला कि सुनो, अगर देश का भला करना है, क्योंकि उस समय हालत भी बहुत खराब था, ऐसा नहीं था कि सब लोग बेवकूफ था, और हालत भी बहुत खराब था, काफी वॉर हुआ था, काफी कुछ हुआ था। और रेड गार्ड्स लोग ऐसा था कि भाई उस समय दे वर ट्राइंग टू रिमूव द किंगशिप एंड दे वांटेड टू ब्रिंग, उस समय उनका एंटर हुआ यहाँ पे, दे फॉर्म रेड गार्ड्स। उनको ऐसा लगा कि नहीं, हमें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए, हमें एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेटिक कंट्री चाहिए। इन्होंने ग्रुप बना किया, इनको जैसे भी कोशिश किया, मैंने क्या ग्रुप ऐड कर दिया पूरा कि भैया ये लोग नहीं रहेगा, तुम लोग ये है, तुम लोग ये आगे बढ़ाएगा, तुम लोग का साथ चाहिए हमको। ये अपने 10 लोगों को बुलाया, ठीक है। अल्टीमेटली क्या हुआ, वो पार्टी पॉपुलर हुआ। साथ में मैंने एक और चीज किया, मैंने भक्ति क्रिएट कर दिया। भक्ति क्रिएट करने से क्या नुकसान है पता आपको? भक्ति का सबसे बड़ा इशू क्या पता है? आपको पता नहीं चलता क्यों फॉलो कर रहा है। मैंने भक्ति ये फॉलो किया कि मैं ही सबसे अच्छा हूं जो इस कंट्री को भला करवाएगा। तुमने क्या किया, दूसरा कोई ऑपोजिशन क्रिएट भी नहीं होने दिया, बेचारा हुआ भी तो हालत खराब कर दिया उसका ऑपोजिशन को, ठीक है। तो ये था ग्रेट प्रोलेटारिएट कल्चर, बिकॉज द गवर्नमेंट न्यू, लुक एट द स्मार्टनेस ऑफ द गवर्नमेंट। आज तक वही पार्टी कंटिन्यू हो रहा है। उनको पता था कि अगर मैं 5 साल तक रूल करूंगा तो मैं चाइना को चेंज नहीं कर सकता, मैं अगर मैं 50 साल तक चाइना को रूल करूंगा तो क्या पता मैं चेंज कर लो, और 100 साल में तो ड्रास्टिकली मैं कहां बढ़ा दूंगा मुझे पता भी नहीं है। दैट वाज व्हाट इट इज। वो 5 साल के लिए लड़ाई नहीं किया, यस। दूसरे को कंपटीशन में खड़ा ही नहीं करने देता। पुतिन भी तो देख लो आप। और आप मुझे बताओ, इंडिया में भी ये नहीं होगा क्या? आगे का 10 साल तो कुछ नहीं दिख रहा होते हुए, और दिख रहा है क्या आप लोग को? आप चाह के भी अनचाहे, आपके पास शायद 10 रीजन हो उनको नहीं वोट देने का, बट फिर भी आप वोट देके आएगा। और कितना जन, 18 साल का तो सब लोग हो गया, आप लोग वोट दिया किसी ने? इस साल दोगे आप लोग। इट विल हैपन टू यू कि आप वोट पोलिंग के लिए गए, यू डोंट इवन नो आपके एरिया के लीडर कौन है, मेरी गारंटी है, देख लेना। और आप लोग फिर भी साइन देखोगे और वोट करोगे कि कुछ भी हो, कुछ तो किया ही होता है। दिस इज कॉल्ड वेरी स्मार्ट टेक्निक, कि अपना पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर लिया इतना, बाकी कंपटीशन को ऐसा हटाया कि जिसके हिसाब से कोई है ही नहीं, कि आप लेस, आप ये होगा कि चिट भी मेरा पट भी मेरा नहीं होता क्या, वो वाला सिचुएशन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्मार्टनेस, ठीक है। आप कुछ सीखो या सीखो, पॉलिटिक्स जरूर सीख सकते हो। हाँ, नहीं हुआ है मैं मानता हूँ, बट आपको लगता नहीं धीरे धीरे हो सकता है। The only party that is actually giving competition is, I believe, AAP. Nowadays, I will not consider Congress to be a opponent. Opposition तो मैं नहीं मानूंगा। छोटा पार्टी है ना, इस तरीके से तो बीजेपी भी शुरू हुआ था, एक रिवॉल्ट के अगेंस्ट, आज कहाँ पहुंच गया, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, in 1965 Mao
introduced the Great Proletariat Culture Revolution in 1966 to 77, under which school plus universities were shut down by बोलेगा सुना नहीं, ध्यान दो. Shut down and students were called for massive youth mobilization and purpose of criticizing the party leaders. बाकी लोग को बोलो खराब है, हम लोग क्या अच्छा है. ठीक है. JNU सॉरी थोड़ा गलत है हो रहा है. ठीक है. अब जस्ट किडिंग बोला पड़ता है. ठीक है. रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन चाइना. सॉरी, रिफॉर्म्स कब इंट्रोड्यूस हुआ? 1978 में. पहला फोकस किसके ऊपर था? एग्रीकल्चरल, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर में. लेटर फेज में किसके ऊपर फोकस किया? इंडिविजुअल सेक्टर. एट दिस स्टेज एंटरप्राइज ओन बाय गवर्नमेंट वाज टू फेस कंपटीशन बाय द प्राइवेट सेक्टर फर्म्स. एकदम सिमिलर टू इंडिया. पहले पब्लिक सेक्टर ने काम किया, फिर धीरे धीरे जब लगा कि नहीं अब कल्चर को खोलने के लिए प्राइवेट को आना पड़ेगा, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट जो है या तो आपस में लड़ा या तो साथ में कॉम्पिटिशन मिलकर काम किया. ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जो कि दोनों दिन प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में काम कर रहा है आज के डेट में. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट है डुअल प्राइसिंग इन रिफॉर्म प्रोसेस. देखो सीधा सा बात है, अगर खाने पीने का चीज और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को मैंने कंट्रोल कर लिया तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं मैंने एक बहुत बड़ा कमान पकड़ लिया कोई भी कंट्री का. चाइना ने यही किया. चाइना ने क्या किया? देखो, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स को, ठीक है, वे रिक्वायर्ड टू बाय एनी सेल, बाय एंड सेल fixed quantities of inputs and outputs on the basis of the fixed prices governed by the government. मतलब गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया तू कितना बेचेगा, तू कितना खरीद सकता है, और प्राइसेस भी किसने फिक्स कर दिया? गवर्नमेंट ने. जब दो मेन ढांचा ही उन्होंने पकड़ लिया तो अल्टीमेटली बाकी सारा चीज फॉलो अप होगा ही होगा. और बाकी चीजों को बोला कि देखो ऐसे हम लोग नहीं, देखो हम लोग कंट्रोल नहीं रहता हर चीज. देखो हम लोग बस दो ही चीज को कंट्रोल करेंगे. किसको? फार्मर यूनिट्स को और इंडस्ट्रियल यूनिट्स को. बाकी सारा चीज आप मार्केट प्राइस में खेलो. अरे भाई वो तो बेस है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता. बट हम लोग सिर्फ दो, क्योंकि हम लोग क्या बिलीव करता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. ठीक है. और आपको पता है इंडिया में भी SEZs है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. पता है आप लोगों को होता है ये मेनली क्यों फॉर्म किया गया है? यस, कोई एक एरिया बहुत बैकवर्ड है, किसमें लगता है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टर्स को आना चाहिए बट आ नहीं पा रहा है, उन सबको फोकस और ग्रो करने के लिए दिस SEZs वर फॉर्मुलेटेड. ठीक है. क्लियर है? बिल्कुल डन. 100% सॉर्टेड है यहाँ तक. ठीक है. पाकिस्तान का कोई इकोनॉमी पता ही है क्या? ठीक है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बोलता है. ठीक है. कब इंडिपेंडेंस हुआ था? ठीक है. आई विल जस्ट फोकस ऑन द पार्ट विच इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल, बट इसमें आपको कुछ याद नहीं है. जैसे इसमें तो याद करना है, याद है आपको? ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ग्रेट प्रोलेटारिएट कल्चर, रिफॉर्म इंट्रोड्यूस, डुअल प्राइसिंग सिस्टम एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स. ये आपको याद करना है दिमाग में, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत अलग है थोड़ा सा. ठीक है. बट इन पाकिस्तान यू विल हैव नथिंग डिफरेंट. देखो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इंडिया ने क्या फॉलो किया था? मिक्स इकोनॉमी यूज किया था ना. We did not follow the capitalist or the socialist. We follow what? Mixed. पाकिस्तान ने भी क्या फॉलो किया? इंडिया ने भी क्या शुरू में कई सारे पॉलिसीज इंट्रोड्यूस किए थे क्या? फर्स्ट ईयर पॉलिसीज, फर्स्ट 5 ईयर पॉलिसीज, सेम कुछ ऐसे दिख रहा है. देखो तो a variety of growth policies were introduced. ठीक है. combined with traffic protection. ऐसा कुछ पढ़ा था क्या आपने? ट्रैफिक प्रोटेक्शन, हाँ, वो इंपोर्ट के टाइम में रेस्ट्रिक्शन लगाना, ये सब इंडिया में भी हुआ था शुरू में. टैरिफ सॉरी, टैरिफ प्रोटेक्शन याद है क्या किसी को? क्या चैप्टर नंबर 2 में था ना, ताकि इंडिया में इंपोर्ट्स कम हो, ताकि क्या लगा दिया? हाई रेट ऑफ ड्यूटी लगा दिया. वो सब कुछ सेम कुछ कहा दिख रहा है पाकिस्तान से. नंबर 3, ओहो, ठीक है, हरा रेवोल्यूशन, ये भी हुआ था क्या इंडिया? शुरू में पब्लिक सेक्टर को इंपॉर्टेंस दिया था क्या इंडिया में भी? फिर अरे क्या बात बोल रहे? ठीक है. बस लास्ट पॉइंट अलग है. फाइनेंशियल सपोर्ट किससे मिला? पाकिस्तान को मिला, खूब ही मिल रहा है. अब मना कर दिया सब लोग देने के लिए, इसलिए वो तो हम बात करके आते हैं. ठीक है. वेस्टर्न नेशन एंड रेमिटेंसेस फ्रॉम इमिग्रेंट्स टू मिडिल ईस्ट. ठीक है. बाहर के लोग ने, मिडिल ईस्ट के लोगों ने, वेस्टर्न नेशंस ने पाकिस्तान को खूब सारा फाइनेंशियल हेल्प किया. जर्म धाती बोलते ना, जर्म अभी भी आ रहा है भाई, जो किया उसके बाद भी अभी भी आ रहा है. ठीक है. बोलते ना वो धर्म जाति, उसके चक्कर में आज भी बहुत बार बढ़ता है देश. वही कारण है ना, वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट पॉलिटिकल रीजंस. ठीक है. सो ओके, विद दैट
ऐसे कंपैरेटिव स्टडी वाला जो है ये एनालिसिस वाला क्वेश्चन है, आपका होमवर्क रहेगा ये वाला, कि आप लोग क्या करोगे इस डेटा को देख के। कंपैरेटिव स्टडी दिख रहा है आप लोग को, आप लोग काम ये है कि आप लोग अपने लैंग्वेज पे सेल्फ करके एनालिसिस बोला हूं मैंने, ठीक है। आप ला के एग्जाम्पल से जो दो चीज को देख लो, एग्जाम्पल डेंसिटी, डेंसिटी मत देखो, ये देख लो, एनुअल ग्रोथ के हिसाब से आपको कंपेयर करना है। मैंने क्वेश्चन क्या दिया आपको, कंपेयर इंडिया, पाकिस्तान एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ द एनुअल ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आप लोग मुझे दिखाओगे लिख के, लैंग्वेज में देखूंगा आप लोग का, फिर आपका लैंग्वेज को करेक्ट कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास तक, कल तक आपका जहां तक हो ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। एनालिसिस करना, आपको डेटा दिया हुआ है, एनालाइज करना किससे ज्यादा है, किसका कम है, क्यों है कम, क्यों है ज्यादा, क्या दिख रहा है आपको, उसे एनालाइज करना। अपने लैंग्वेज पे ट्राई करो, उसके बाद बताऊंगा आपको। ऐसा कोई क्वेश्चन